तो भाइयों, जियो पॉलिटिक्स में कहावत है, कोई यहाँ पे परमानेंट दुश्मन नहीं और कोई परमानेंट यहाँ पे दोस्त नहीं। ज़रूरत के हिसाब से अपने दुश्मन और दोस्त यहाँ पे बनाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है इजराइल और हमास के बीच में। और जो मध्यस्थता करवाए हैं वो ये करवाए हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के लालच में पता नहीं बंदा क्या क्या करवा रहा है, और अपने ही जुबान से कहीं ये मुकर गया तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और जिसके साथ मध्यस्थता करवा रहा है उसके भी इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके भी इतिहास में यही लिखा है कि उस टाइम पे तो मान जाओ, फिर बाद में जाके फिर वही काम करो जो हमारा मूल अधिकार है। फिलहाल एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि इसराइल ने अपने सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज करने का फैसला किया है। हिस्ट्री के सिलेबस में क्या वो चेंज है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर है इसराइल के हाइफा शहर के मेयर की, और ये हमारे भारत के एम्बेसडर हैं जो भारत को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका नाम है जेपी सिंह, और इन मेयर की बात करें तो योना यहा इनका नाम है, ठीक है। और ये दोनों ही वहाँ पे भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसराइल के अंदर कौन गया है। भाई इसराइल में ऐसा क्या हुआ था? तो इसराइल के अंदर ऐसा हुआ था भाई, बहुत अच्छा वॉर हुआ था, हाइफा की लड़ाई, बैटल ऑफ हाइफा के नाम से हम जानते हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना भाई, ये उसी टाइम की ये तस्वीर है, ठीक है। उस टाइम पे 1918 आपको भी पता है कि वर्ल्ड वार 1, पहला वर्ल्ड वार यानी कि पहला विश्व युद्ध इसी साल लड़ा गया था। और 23 सितंबर 1918 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हाइफा, जिसमें इंडियन आर्मी नहीं कह सकते, ब्रिटिश इंडियन आर्मी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद हुआ नहीं था। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यहाँ पे युद्ध लड़ा था, ठीक है। किसके खिलाफ? ऑटोमन अंपायर के खिलाफ। ऑटोमन अंपायर आपको भी पता है कि मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रांग कोई रहा है तो वो ऑटोमन अंपायर ही रहा है। तो उसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में हमारी जीत हुई थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जीती थी और हाइफा को वहाँ पे आज़ाद कराया था ऑटोमन अंपायर से, ठीक है। तो इन्होंने अभी ये घोषणा की है कि जो इजराइल का जो हिस्ट्री में जो सिलेबस है जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये डाला गया है कि हमें हाइफा को जो आज़ादी मिली थी वो ब्रिटिश आर्मी ने दिलवाई थी। लेकिन अभी इन्होंने जो मेयर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि भैया नहीं, अब से हम सिलेबस बदल रहे हैं और अब हम पढ़ाएंगे कि भैया हमें ब्रिटिश आर्मी ने नहीं, इंडियन आर्मी ने आज़ादी दिलवाई थी। इस वॉर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये वॉर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको माना जाता है। देखो ये ऑटोमन अंपायर है, ये मैप में अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑटोमन अंपायर आप देख रहे हैं कितना लंबा ये फैला हुआ है, बहुत दूर तक ये फैला हुआ था। उस टाइम मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावी कोई अंपायर रहा है तो वो ऑटोमन अंपायर रहा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही इसराइल है, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये आप देख रहे हैं जो भी येलो कलर का ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ऑटोमन अंपायर का उस वक्त हिस्सा हुआ करते थे। फिलहाल इस वॉर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ हाइफा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हाइफा के बैटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 23 सितंबर 1918 के दिन ये युद्ध हुआ था। देखो पिछली बार जब नरेंद्र मोदी साहब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जब इजराइल दौरे पे गए थे तो वो भी हाइफा शहर गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे गए थे भारतीय सैनिकों को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 5 कमांड्स गए थे जिसमें 3 ब्रिगेड हैं, ठीक है। 3 ब्रिगेड के लोग यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से वहाँ पे फाइट करने गए थे। जो मेन था वो जोधपुर था, ठीक है। जोधपुर ब्रिगेड यहाँ पे मेन था, और वह उसी के जो सेनापति आप कह सकते हैं, उस टाइम में सेनापति होते थे, अभी के टाइम पे आप मेजर या कैप्टन बोल लो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो मेजर हुआ करते थे उन्होंने ये युद्ध लड़ी थी, उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, जिनका नाम था मेजर दलपत सिंह शेखावत, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन अमन सिंह राठौर ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। देखो भाई कैजुअलिटीज़ की अगर हम बात करें कि कितने इंडियन आर्मी यहाँ पे शहीद हुए थे, इसके बारे में पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे हमारे तकरीबन 7200 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से 900 सैनिक केवल हाइफा की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसके अलावा वहाँ पे यरूशलेम की भी युद्ध हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो मिडिल ईस्ट में जितनी भी लड़ाइयाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई थी, वर्ल्ड वार के टाइम पे हुई थी, उस टाइम पे इंडियन आर्मी मिडिल ईस्ट में थी। तो इंडियन पूरे मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें तो 7200 सैनिक हमारे मारे गए थे, वहाँ पे शहीद हुए थे, ठीक है।
अब भाई इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। आपको भी पता है कि पिछले 2-2.5 साल से इजराइल जिस तरीके से गाजा पे भाई हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे लोग फिर बोलेंगे कि बम फटाका मत फोड़ो, है ना, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। 2 साल से ये गाजा में मारे जा रहा है, बम मारे जा रहा है, बम, उससे पॉल्यूशन हो नहीं रहा है। रशिया यूक्रेन को मारे जा रहा है गर्दा उड़ा के, अमेरिका ईरान में जाके बॉम्बर मार रहा है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हमारे फटाकों से पॉल्यूशन हो जाएगी। फिलहाल इस टॉपिक पे रहते हैं। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबेल पुरस्कार के लिए इतने उत्साही हो चुके हैं कि भैया हमको नोबेल पुरस्कार दो, नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने हमास के साथ इनकी मध्यस्थता करवा दी है, ठीक है। हालांकि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टेज पे खड़े होके ही नेतन्याहू ने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नेतन्याहू ने क्या कहा कि इफ़ हमास रिजेक्ट्स योर प्लान, अगर हमास ने आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे। ये पूरा मीडिया के सामने बोला है भाई, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करना। पूरी मीडिया वहाँ पे बैठी हुई थी, स्टेज पे सिर्फ यही दोनों लोग थे, एक तरफ नेतन्याहू थे और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे। वहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमास ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप क्या करोगे। नेतन्याहू ने कहा है ये बात। और नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर हमास ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो फिर इजराइल देख लेगा, ये भी कह दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने खड़े होकर बोल देना वाकई में बताता है कि इजराइल भाई झुकने वाला नहीं है, ठीक है। अभी मध्यस्थता के लिए वो रेडी हो चुका है, लेकिन भैया बहुत मतलब है, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली जो प्लान डिसाइड किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 20 पॉइंट्स उसमें डाले हैं। हर पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भैया इजराइल अपनी सेना को वहाँ से बाहर निकालेगा, गाजा से बाहर निकालेगा, ठीक है। जो हमले हो रहे हैं वो ख़त्म होगी। इसके अलावा जैसे ही वॉर ख़त्म होगा, वॉर युद्ध मतलब रुकेगा, ख़त्म नहीं होगा, रुकेगा, ठीक है। तो विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के भीतर इजराइल के जितने भी पब्लिक को हमास ने बंधक बनाया हुआ है, जिंदा या मुर्दा, वो सब इजराइल को हैंड ओवर करना पड़ेगा हमास को, ठीक है। ये कहा गया है। जैसे ही ये हैंड ओवर हो जाएंगे इजराइल को, इजराइल भी जिनको 250 लोगों के आसपास इसने भी जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको जेल में रखा हुआ है अक्टूबर 2023 से, तो इनको भी इजराइल आज़ाद कर देगा, मतलब कि जेल से रिहा कर देगा, ठीक है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बोला गया है कि लोगों से मतलब बेसिकली अपील की गई है यहाँ पे कि लोगों को ये कहा गया कि आप गाजा ना छोड़ें, गाजा में आप शांति बहाल होगी, लेकिन फिर भी कहा गया कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि भैया गाजा छोड़ के नहीं जाइए, गाजा में अब शांति बहाल हो जाएगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया है, मतलब इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, ये जो आप देख रहे हैं ना कि हमास का कोई भी रोल नहीं होगा वहाँ की गाजा में जो गवर्नमेंट अभी बनाया जाएगा, उस गवर्नमेंट के अंदर हमास के कोई भी लड़ाके शामिल नहीं हो गया, हमास का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। हमास अपने हथियार डालेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अलग होगी, इंडिविजुअल होगी, वो चलाएगा और हमास का उसमें कोई रोल नहीं होगा। मतलब बेसिकली आप समझिए कि हमास को बिल्कुल ही बाहर करने के बारे में कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमास इसमें बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, हमास का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगी है, ठीक है, इसमें ना एक आर्मी का गठन करने के लिए बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है उन्होंने कहा है कि अरब के साथ वो बात करेंगे। अब अरब का मतलब हो गया कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, वो सब देशों के साथ बात करके एक आर्मी का गठन किया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी, पैलेस्टीन जो फिलिस्तीन है उनके पुलिस को ये सपोर्ट करेगी, इसको वेल ट्रेन किया जाएगा और इसको ट्रेनिंग का जिम्मा दिया जाएगा जॉर्डन और इजिप्ट को, क्योंकि उनको उस एरिया का अच्छा अनुभव है। और ये इन इजराइल आर्मी के साथ ही काम करेगी, मतलब अलग नहीं रहेगी, इजराइल आर्मी के साथ काम करेगी, लेकिन एक इंडिविजुअल बॉडी आप कह सकते हैं। ये एक तरीके से इंडिविजुअल बॉडी रहेगा जो गाजा का जो बॉर्डर एरिया है उसको कवर करेगा ISF।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमास का जो रिकॉर्ड है वो कहता तो है कि हाँ हम शांति बहाल करेंगे, लेकिन फिर बाद में वो इजराइल पे अटैक करता है। वैसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो फिर आईएसएफ को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे आईडीएफ जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि आईएसएफ यहाँ पे गठन किया जाएगा। कब तक गठन होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को तो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 2-3 देशों के लोगों को मिला के एक आर्मी बनाना ये आपस में बहुत बड़ी बात है, और अमेरिका इसको किस तरीके से लेके जाएगा ये भी बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा, ठीक है। फिर एक और बात इसमें जो कही गई है कि गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल पार्टनर्स टू इंश्योर दैट हमास एंड द फंक्शंस कंप्लाई विद देयर ऑब्लिगेशन एंड दैट न्यू गाजा पोज नो थ्रेट टू इट्स नेबर और इट्स पीपुल। तो ये भी कहा गया बेसिकली कि हमास को लेके ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि हमास अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमास को अब सब कुछ अपने सरेंडर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो भाई अब उनका कोई रोल ही नहीं है, तो लड़ के भी क्या फ़ायदा। बेसिकली तो यही कहा जा रहा है कि हमास अब इसमें रोल में ही नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के अंदर भी हमास के कोई आदमी नहीं रहेगा, तो फिर हमास का वजूद क्या, हमास का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, गाजा से, ठीक है। एक तरीके से सही भी है कि हमास को हटाया जा रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट को लाया जा रहा है, और ये भी कहा गया है कि भैया यूएस इसको मॉनिटर करेगा कि दोनों ही देशों के बीच में, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में अच्छे तरीके से बातचीत हो, और बातचीत के आधार पे सारी चीज़ें, सारे फैसले लिए जाए। भाई एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ है, आपने कहीं भी वीडियो देखी हो या आप में से बहुत से लोग अगर इजराइल गए हों, तो जो यरूशलेम है, जो इजराइल की राजधानी है, उसमें एक पार्ट, एक तरफ अगर आप निकलते हैं तो वो आप इजराइल में निकल जाते हैं, और जब एक तरफ आप जाते हैं तो वो पैलेस्टीन में चले जाते हैं। कभी आपने ये चीज़ें अगर देखी होगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप जाके वहाँ पे चेकआउट करना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक ही एरिया है जो जिस पे विवाद है, जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, फिर मुस्लिम भी वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा वहाँ पे मस्जिद था। तो वही एरिया में एक तरफ से आप इजराइल निकल जाते हैं और एक तरफ से आप पैलेस्टीन निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे है, और इजराइल ने जिस तरीके से वहाँ पे पैलेस्टीन के साथ किया है, देखो हमले तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हमास की सज़ा वहाँ के आम नागरिकों को भी मिली है, ये बात सच है कि वहाँ के आम नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा मारा गया है इजराइल के द्वारा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वही बात है कि हमास अगर फ्रंट वॉर अगर करता तो शायद ये नहीं होता, मे बी। जैसे आप कह सकते हैं कि टेररिज्म जिस तरीके से होता है कि आके छुप के इनोसेंट लोगों को मार के फिर बिल में घुस जाना, और उन टेररिस्ट को पकड़ने के चक्कर में बहुत सारे जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनका भी वो हो जाता है। तो वैसा ही केस यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन भैया 2 साल हो चुके थे, 2 साल से ये वॉर चल रहा था। उम्मीद की जा रही है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए और टेबल पे बैठ के दोनों ही देश बात करके और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। फिलहाल आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैंने आपको बताया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो भैया अपने बात से हमेशा मुँह करके आ जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में उन्होंने भी कह दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए हैं, कहाँ से उनको भी ये सबूत मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। बहुत लंबा